हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का है, फर्स्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि हम लोग इसके कुछ पार्ट रह गए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि 2020 की बेस पर दी गई है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इश्यू कौन करता है। इस इश्यू करने वाले में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि न्यूयॉर्क से चलाया जाता है, उसे ये इश्यू करते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को ही नहीं ध्यान में रखा जाता है, साथ में इनकम, एजुकेशन और साथ में हम ये भी देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं। वैसे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम पर बेस्ड होती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम बात करना चाहें अगर, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसे 3 क्राइटेरिया पर ध्यान दिया जाता है। वो है एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस एंड इनकम, जो कि पर कैपिटा इनकम पर बेस्ड होती है। अगर हम बात करें कुछ डेटा के अकॉर्डिंग, तो डेटा में हमने सिर्फ 4 कंट्रीज़ को लिया है। वैसे तो आपकी बुक्स में इससे ज़्यादा 6 या 7 दिए होंगे, लेकिन 4 कंट्रीज़ का इसलिए कर रहे हैं जिससे कि समझ में भी आ जाएगा आपको और ज़्यादा भी लेंदी नहीं होगा। हम बात करें अगर श्रीलंका की, जो कि 2011 का डेटा है, पर कैपिटा इनकम के बेस पर देखा जाए तो श्रीलंका में 12,707 आपकी पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है। इंडिया में 6,681 की पर कैपिटा इनकम है। पाकिस्तान में 5,005 की पर कैपिटा इनकम है। वहीं पर नेपाल में 3,457 की पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है, और ये पर कैपिटा इनकम US डॉलर में कैलकुलेट की गई है। नेक्स्ट आपके में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ से लेकर के बताई जा रही है कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो श्रीलंका में जो डेटा दिया गया है श्रीलंका के लिए वो 77 ईयर्स का है। वहीं पर इंडिया के लिए 69.7 ईयर्स का है। वहीं पर पाकिस्तान में 67.3 ईयर्स का है, और नेपाल में ये डेटा जो दिया गया है वो 70 ईयर्स एंड 70.8 ईयर्स का दिया गया है। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन कितने ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा या उसकी लाइफ रहेगी, और डिफरेंट पर्सन्स को जब हम लोग एक साथ काउंट करके उसकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मीन निकल करके आता है उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अब ये कंट्री का देखा जाए तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर पाकिस्तान में इंडिया से कम है और नेपाल में इंडिया से ज़्यादा है। इट मीन्स इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी श्रीलंका के कंपैरिजन में कम दिखाई गई है। वहीं पर हम बात करें मीन्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आफ्टर और एट द एज ऑफ 25 ईयर्स की बात की जा रही है, यानी कि 25 ईयर्स के बाद में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, और ये मीन्स निकाला गया। पूरे जितने भी बच्चे जाते हैं उनके नंबर से उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो ये मीन्स जो दिखाया गया है श्रीलंका में 10.6 ईयर्स का है। वहीं पर इंडिया में 6.5 ईयर्स का है, और पाकिस्तान में 5.2 ईयर्स का है, और नेपाल में ये 5 ईयर्स का दिखाया गया है। अब ये 25 ईयर्स के होने के बावजूद भी जो स्कूल में जाते रहते हैं बच्चे, या फिर जो किसी कॉलेज में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते रहते हैं, उनकी ईयर्स बताए गए हैं कि जो 25 ईयर्स के बाद भी पढ़ते रहते हैं वो श्रीलंका में 10.6 ईयर्स का है, इंडिया में 6.5, पाकिस्तान में 5.2, और वहीं पर आपके नेपाल में 5 ईयर्स का दिखाया गया है। अब लास्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
जिस पर कि काउंट किया जाता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस रैंक पर है, उसका डेवलपमेंट अदर कंट्री के कंपैरिजन में किस लेवल का है। तो श्रीलंका की रैंक जो रखी गई थी 2018 के अकॉर्डिंग वो 73 पर है। वहीं पर इंडिया की जो रैंकिंग है 130 पर है और पाकिस्तान की 154 पर है। लास्ट में जो बचता है नेपाल, नेपाल की भी रैंकिंग 143 पर है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी इंडिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जबकि एशिया के ये हम लोग जो आस पास के देश हैं उनकी बात कर रहे हैं। श्रीलंका में आपकी 73 है, जो कि 2018 का ही डेटा है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और इंडिया में 130 की दी गई है। अब ये डेटा कुछ चेंज हो गया होगा, प्रेजेंट टाइम में इसकी अलग कंडीशन होगी। बात यह है कि अगर हम लोग इन डेटा के बेस पर भी देखें तो हमारी कंट्री की कंडीशन वो नहीं है जो कि हमें रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट के लिए। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट अदर कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया बहुत पीछे रखा है। हम कह सकते हैं कि हमें इसमें और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, साथ में हम लोग कह सकते हैं कि उनकी पर कैपिटा स्कूलिंग कितनी है आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स, और यू कैन से आफ्टर द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स। स्कूलिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे पता चलता है कि उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेल्थ के स्टेटस पर देखें तो इंडिया इतनी अच्छी भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखें हमें डेवलपमेंट की और रिक्वायरमेंट है। सिर्फ शो ऑफ करना या दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रख करके हमें सोचना होगा कि स्कूलिंग कैसी होगी, हमें सोचना होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनका हेल्थ कैसी रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये होता क्या है आखिर? मान लीजिए बच्चों, जो आज के समय में डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री में, क्या वो डेवलपमेंट उसी रेट से, उसी ग्रोथ से होता रहेगा? साथ में क्या जो डेवलपमेंट का लेवल है किसी भी कंट्री का, वो क्या मेंटेन रख पाएगी फ्यूचर में? जब हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं, जब कोई कंट्री प्रेजेंट टाइम में जिस रेट से ग्रोथ कर रही है, जो उसका डेवलपमेंट हो चुका है, और डेवलपमेंट का जो रेट या ग्रोथ का रेट जो है वो कंटिन्यू रहे, तो उसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आगे आने वाले सालों में जब किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट कंटिन्यू बना रहे तो उसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ करके वो कंट्री डेवलप हो रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या उन रिसोर्सेज को हम आगे आने वाले सालों में कंटिन्यूसली यूज़ कर पाएंगे? तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया जा सकता है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है और जिससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आगे आने वाले सालों में वो कुछ ना कुछ कम होता चला जाएगा। जितना टाइम इसको रिप्लेनिश करने में लगता है, दोबारा से बनने में लगता है, उससे ज़्यादा हम लोग उससे पहले ही उसको ओवर यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो इसका एक इंडिकेशन सब साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करके जो डेवलपमेंट के वर्क कर रहे हैं वो ना कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर डे बाय डे कम हो रहा है और जिनसे ये रिप्लेनिश होता है, जिनसे ये दोबारा से बन सकता है, उनकी नंबर्स कम होते जा रहे हैं। जिनसे ये दोबारा से रिप्लेनिश होता है वो है प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चरल वर्क। एग्रीकल्चरल वर्क देखा जाए तो एग्रीकल्चरल फील्ड डे बाय डे कम हो रहे हैं और हमारे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारे प्लांट्स और फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं या वहाँ पर लोगों की बस्तियाँ बसती जा रही हैं।
तो इसका एक इंडिकेटर सामने ये आ रहा है कि हम जितना भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर का, उतना ही आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि ये वो ग्राउंड का जो वाटर है वो वैसे ही बहुत अमाउंट में या क्वांटिटी में कम है और हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम लोग उसे मिसयूज़ करके बर्बाद कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का ये एक एग्ज़ाम्पल था जो कि ग्राउंड वाटर का है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे वो ओवर यूज़ करते चले जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो हम इसका कोई विकल्प चुन सकते हैं या कोई ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, और वो ऑप्शन उसमें हमारा एडअप हो जाएगा, जो कि हमारे लिए रिसोर्सेज का स्टॉक होता है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम होता है जब हमारे ऑप्शंस भी जो एडअप हो चुके हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग स्टार्टिंग फेज़ पर देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोल या डीजल का यूज़ जब हम कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें सोचना पड़ता था कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनका यूज़ करने के लिए हमें और भी चीज़ें ऑप्शन के तौर पर मिल गई हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी व्हीकल हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलने लगी हैं, और आज पेट्रोल और डीज़ल की एक ऑप्शन मिल चुका है, एक अल्टरनेटिव मिल चुका है जो कि हमारे स्टॉक बन चुका है। नेक्स्ट, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती थी वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का यूज़ ज़्यादा होता था, उसका एक ऑप्शन मिल चुका है, वो है सोलर एनर्जी। और इसके बेस पर हम कह सकते कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अदर रिसोर्सेज भी मिल चुके हैं। हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो सस्टेनेबिलिटी है वो इन रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ ऑप्शन के तौर पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका कि अल्टरनेटिव या ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। जो मैंने इससे पहले बताया था ग्राउंड वाटर का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है कि इसका हम लोग मिसयूज़ करना या फिर ओवर यूज़ करना बंद कर दें। तो आज हम लोगों ने जो भी समझा उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और दूसरा नंबर पर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बाद में एक चीज़ और समझना चाहते हैं, वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट आखिर है क्या? डिफरेंट पर्सन्स could have different as well as conflicting notions of country's development। किसी भी कंट्री के जब हम लोग डिफरेंट पर्सन्स से नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग दिखेगा, और कभी कभार ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, किसी एक पर्सन के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो, या कह सकते हैं कोई भी डेवलपमेंट ना हो। सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्स हमेशा स्कूलिंग पर ध्यान दे। हम बात करें वाई की तो वो हेल्थ पर ध्यान दे। हम बात करें अगर जेड की तो वो कह सकता है कि एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दे। और ये सब जो तीनों फैक्टर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं रिक्वायर्ड हैं, और ये जब होंगे तभी कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है कि एक पर्सन सिर्फ एक फैक्टर पर ध्यान देना चाहता है, दूसरे फैक्टर को इग्नोर करना चाहता है, और इसी वजह से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सब ये एक कॉमन थिंकिंग पर पहुंचते हैं, और उन कॉमन थिंकिंग्स में जो कि एकदम फेयर और इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ को डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। हम बात करें कि आखिर कन्फ्लिक्टिंग क्या हो सकता है। मान लीजिए जब भी हम डैम बनाते हैं और तो क्या होता है, फॉरेस्ट को हार्म होता है। डैम फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स ये है
कि जब हम डैम बनाएंगे तो वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, बट वो हार्मफुल होगा किसके लिए? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा और वहाँ पर रहने वाले जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल रहेगा। इसीलिए डैम और फॉरेस्ट एक कन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है। अगर डैम बढ़ाएंगे तो फॉरेस्ट कम होंगे, इस वजह से प्लांट्स को हार्म होगा, वहाँ के रहने वाले लोगों को हार्म होगा। और लेकिन एक चीज़ इंक्रीज़ हो सकती है, वो है इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आई होप you have understood the whole chapter easily and correctly. Now at last मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को या फिर जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड पसंद कर रहे हैं और इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपको और बेटर मैटर मिल पाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, NCERT में से किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हो सकता है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो CBSE है उसने किस तरीके से आंसर दिया है आंसर स्कीम में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं होगा, उसे हम लोग एक PDF फॉर्म में समझेंगे। तो कल के लिए या नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की, जिससे कि हम अपना वर्क कंटिन्यू रख सकें। सो थैंक यू एंड गुड डे।